हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस की, विधि शास्त्र की। एक हमने पहले भी क्लास पढ़ी थी ज्यूरिस्प्रूडेंस की, उसमें आधा ही कवर हो पाया था, तो आधा हम आज कवर करेंगे। और फिर अगर अभी भी रह जाता है तो हम और एक नेक्स्ट क्लास बना देंगे, जिससे आपको मतलब एक साथ भी देखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो यूजीसी नेट, सीजीएसईटी, एलएलएम और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में काम आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। और जैसे हम एलएलबी करते हैं तो उसमें भी सेमेस्टर में हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्पेशल एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, वीडियो के अंत तक बने रहें। जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक के बटन पर क्लिक कर दें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे जो पहली क्लास हुई थी उसका लिंक है, तो आप वहाँ से वो क्लास भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के आगे की, जो हमने पिछली क्लास में छोड़ दिया था। वियना विचारधारा, विधि का विशुद्ध सिद्धांत, द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। विधि के विशुद्ध सिद्धांत अर्थात वियना विचारधारा के प्रवर्तक किसको माना जाता है? प्रोफेसर हैंस केल्सन को, वियना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैंस केल्सन को, ठीक है। आप चाहे तो पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि उतना ही पढ़ाएंगे जितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, जिसका प्रथम निरूपण 1911 में किया गया, ठीक है। तत्कालिक देश, काल और वातावरण में प्रकृति विधि की परंपरागत धारणा विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उत्पत्ति और जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप लिखित संविधानों के सर्जन ने केल्सन को विधि के विशुद्ध सिद्धांत की अवधारणा विकसित व प्रतिपादित करने को बाध्य किया। देखिए, जब तात्कालिक देश और वातावरण और प्राकृतिक विधि की जो धारणा थी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो उत्पत्ति हो रही थी, उसके जो निरूपण है उसको विधि का विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अपन समझ सकते हैं। फिर देखिए क्या है कि जो उन्होंने प्रधान मान को विधि के विश्व सिद्धांत की आधारशिला मानते हुए विधि को मानों के सोपान तंत्र की संज्ञा दी। अब जो विधि का जो वियना विचारधारा है, इसको किसकी संज्ञा दी थी? सोपान तंत्र की। तो आप ये यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, केल्सन का सिद्धांत ऑनस्टीन के विध्यात्मकवाद और बल प्रयोग का समर्थन करता है। जो ऑनस्टीन का जो विध्यात्मकवाद है वो किसका समर्थन करता है? बल प्रयोग का। और जो इस शाखा को नव आइंस्टीनवाद की भी संज्ञा दी जाती है। तो आप ये भी हाईलाइट करके एक पॉइंट बना के लिख लीजिए साथ में। देखिए, साथ ही केल्सन का सिद्धांत समाजवादी विचारधारा के विचारक ड्यूगिट के सामाजिक समीकता के सिद्धांत के निकट भी है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, केल्सन विधि की संबंधित सिद्धांत विधि को तत्व मीमांसीय कुहा से पृथक करने की ओर अग्रसर रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि केल्सन विधि की जो सिद्धांत विधि है वो किसको पृथक करने की ओर अग्रसर रहता है? तत्व मीमांसीय कुहा की ओर। इसी कारण इसे विधि का विशुद्ध सिद्धांत कहा जाता है। विधि का एक मानात्मक विज्ञान है, ठीक है, मानात्मक विज्ञान भी है। केल्सन ने स्पष्ट किया है कि जो ये वियना विचारधारा है उसको विधि का ये कहा गया है, ठीक है। साइंस ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ नॉर्मेटिव रिलेशनशिप। प्रत्येक अवर मान अपना बल मूल मान, प्रधान मान या किसी मूल प्रमेय से प्राप्त होता है। प्रधान मान किसी विधिक प्रणाली में आरंभिक बिंदु होता है और जो गत्यात्मक प्रकृति का होता है, मतलब इसमें कंटिन्यूटी होती है। प्रत्येक विधिक प्रणाली में हमेशा ही एक प्रधान मान भिन्न भिन्न रूप से स्वरूप होता है। और विधि सिद्धांत का कार्य प्रधान मान और अन्य अवरोमान के बीच विद्यमान संबंधों से स्पष्ट होता है। जितना मैं पढ़ रही हूँ सिर्फ उतना ही इम्पोर्टेंट है। संप्रभुता जैसे कोई संकल्पना नहीं होती। विधि राज्य अलग अलग नहीं है, अपितु एक ही वस्तु है, ठीक है। विधि और राज्य अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तु माना गया है। लोक विधि और प्राइवेट विधि में कोई अंतर नहीं है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में लोक विधि और प्राइवेट विधि में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सभी विधियाँ अपनी शक्ति प्रधान मान से ही प्राप्त करती है, ठीक है। जो नैसर्गिक विधि है और विधिक व्यक्तियों के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोनों।
फिर देखिए, व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता विधिक कर्तव्य ही विधि के सारे, क्योंकि व्यक्ति का जो है वो व्यक्तिगत अधिकार नहीं माना गया, जो विधि के अनुसार निर्धारित है उन्हीं को ही माना गया। अंतर्राष्ट्रीय विधि को भी एक न्यायिक तंत्र माना जाता है। जो इंटरनेशनल लॉ है आपको, उसको भी एक न्यायिक तंत्र माना जाता है, और इसका नाम भी है देखिए पैक्टा सन्ट सर्वेंडा को माना जाता है प्रधान मान के रूप में। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत, ये क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसे। विधि को नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास से मुक्त होना चाहिए। सही भी है, एथिक्स है, जो पॉलिटिकल है, सोशोलॉजी है आपकी, और जो सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, उससे मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार केल्सन ने विधि व विधि शास्त्र की अवधारणा को एक नया आयाम दिया। ठीक है, विधि लॉ को और जूरिस्प्रूडेंस को एक नया आयाम दिया, मतलब एक नया तरीका दिया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष केल्सन के प्रधान मान का सिद्धांत विश्व की प्राय सभी विधिक प्रणालियों में अस्तित्वदान है। केल्सन का ही वियना विचारधारा है, तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। और जो इसके सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, इनको भी जो मैंने बताए वो सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, प्राइवेट विधि, लोक विधि में कोई अंतर नहीं बताया इसने, नैसर्गिक विधि में कोई अंतर नहीं है, और जो लोक व प्राइवेट विधि अधिकार व कर्तव्य हैं, उस संकल्पनाओं को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। आज भी विधि की अनेक विधिक प्रणालियों में अध्ययन की एक सशक्त और महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, विधि के स्रोत, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, विधि के स्रोत का तात्पर्य विधि की उत्पत्ति से है। जो सोर्स ऑफ लॉ है उसका किससे है, मतलब वो है विधि की उत्पत्ति से। ठीक है, विधि शास्त्र के विभिन्न विचारधाराओं के विचारकों ने विधि की उत्पत्ति को अपने विधिक सिद्धांतों में परिप्रेक्ष्य माना है। अब देखिए एग्जाम्पल, प्राकृतिक विधि के विचारकों ने विधि की ईश्वरीय व मानवीय दोनों माना है, कि ये ईश्वर से भी है और जो मतलब मनुष्य है उसके द्वारा भी बनाई गई है। अब देखिए इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। रूढ़ि, पूर्व निर्णय और विधायन, मीन्स कस्टम, प्रेसिडेंट्स और लेजिस्लेशन। ठीक है, और जो विधि के गौण स्रोत है, मीन्स द्वितीय स्रोत बोलते हैं, सेकेंडरी, तो वो है नैतिक आचार और साम्य। ठीक है, नैतिक आचार मीन्स एथिक्स होते हैं, और जो मतलब साम्य है, सद्गुण है, विवेक है, उन सब चीज़ों को माना गया। अब देखिए जो मतलब सामान्य है, उनको जो इसके स्रोत है उसको दो भागों में बांटा, औपचारिक और तात्विक स्रोत में। सामान्य के अनुसार औपचारिक स्रोत तो क्या है, विधि अपनी शक्ति और विधि मान्यता दोनों प्राप्त करती है, और तात्विक क्या है, विधि अपने तत्व से जिससे वह निर्मित हुई है। ठीक है, अब देखिए विधिक ऐतिहासिक स्रोत मीन्स सामान्य जो तात्विक स्रोत है उनको भी 2 टाइप्स में डिफाइन किया। अब देखिए वो कौन कौन से हैं, लीगल और हिस्टोरिकल सोर्सेस। विधि क्या बोलता है, विधि के अधिकारक स्रोत इस श्रेणी में आते हैं, जैसे अधिनियमित विधि, निर्णयज विधि और रूढ़िगत विधि। और जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वो विधि लेखन, विदेशी निर्णय के प्रेरक तत्व। अब देखिए जो ओर्नस्टीन है उसने भी विधि स्रोतों को 3 वर्गों में विभाजित किया। प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट, ऐतिहासिक प्रलेख और कारण, इन तीनों में इसको डिफाइन किया। और सामान्य कितने में किया था, 2 में किया था, औपचारिक और तात्विक स्रोत। तात्विक स्रोत को भी 2 भागों में किया, विधिक और ऐतिहासिक स्रोत। और जो विधि स्रोत है वो 3 भागों में विभाजित है, रूढ़ि, पूर्व निर्णय और विधायन में। इंग्लैंड ने भी 4 स्रोत बताए अपने, साहित्यिक स्रोत, औपचारिक स्रोत, कारण, रूढ़ि, प्रथाएं व धर्म इत्यादि, न्यायिक निर्णय, साम्य और विधायन। तो आप याद कर लीजिए एक बार, सामान्य ने 2 बताए थे, ऑर्नस्टीन ने 3, और फिर हॉलैंड ने 4 बताई है। 2, 3, 4 ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम रूढ़ि क्या है। रूढ़ि मीन्स क्या होता है, कस्टम्स। आप क्या समझते हैं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। ठीक है, आप अपने हिसाब से क्या समझते हैं। रूढ़ि इन प्रथाओं अथवा चलन को कहते हैं जिन्हें लंबे समय से अनुपालन के कारण विधि का बल प्राप्त हो गया है। जैसे कोई पूजा पाठ का है, हम कौन से भगवान को मानते हैं, क्या हमारी कस्टम्स कहती है, कैसे हमारे रीति रिवाज है, उन सब चीज़ों के बारे में। अब देखिए रूढ़ि को 2 भागों में बांटा है नेचर के हिसाब से। बिना मंजूर वाली रूढ़ी जो अबाध्यकार होती हैं, ऑर्नस्टीन ने इसे विद्यात्मक नैतिकता माना है। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए मंजूरी वाली रूढ़ी जिन्हें राज्य द्वारा परिवर्तित करवाया जा सकता है, मीन्स जो राज्य है वो भी उसको प्रवर्त करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी 2 प्रकार की हैं, विधिक रूढ़ियाँ
ठीक है। सामान्य रूढ़ियाँ राज्य के समस्त क्षेत्र पर लागू होती हैं और कुछ रूढ़ियाँ ऐसी होती हैं जो कुछ विशेष क्षेत्र पर ही लागू होती हैं, विशेष क्षेत्र को ही इंडिकेट करती हैं ऐसी कस्टम्स। ठीक है। देखिए अब जो कस्टम्स होती हैं उसका क्या है, जो सामंत ने भी अपनी परिभाषा दी है। देखिए समाज के लिए रूढ़ी का वही महत्व है जो विधि का राज्य के लिए। मतलब जो स्टेट सेंटर है वो क्या मानता है, उनके कस्टम्स क्या है लॉ के हिसाब से, और जो मनुष्य है समाज है वो किसको मानता है, वो अपनी कस्टम्स को मानता है। ठीक है। तो देखिए इसमें सेवनी के अनुसार जो परिभाषा और जो सामंत के अनुसार ये इम्पोर्टेंट है। एक ब्लैक स्टोन का भी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इंग्लैंड के कॉमन लॉ में रूढ़ियाँ भी सम्मिलित हैं और वे सामान्य विधि के भाग है, मतलब मीन्स जर्नल लॉ के पार्ट हैं। और सेवनी भी लोक चेतना व राष्ट्र की इच्छा का प्रतीक माना है रूढ़ी को। ठीक है। वास्तविक विधि का एक लक्षण है, इसका स्थान विधायन के पूर्व होता है। अब जो आवश्यक तत्व हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप एकदम ध्यान से सुनिए। देखिए रूढ़ी के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। प्राचीनता, एंटिक्विटी क्या होती है। प्राचीनता मीन्स बहुत लंबे समय से होनी चाहिए, बहुत पुरानी। अब देखिए कोई डेट तो फिक्स है नहीं, पर देखिए सुविधा के लिए वहाँ रिचर्ड प्रथम का प्रारंभ काल अर्थात 1189 ईस्वी को मानक माना गया। पर इंडिया में अभी तक कोई डेट नहीं है कि रूढ़ी को तब से माना जाएगा, अर्थात रूढ़ियाँ निश्चय ही इस तिथि के पूर्व प्रारंभ हुई मानी जानी चाहिए 1189 ईस्वी से। परंतु देखिए इसमें क्या लिख रखा है, भारत में ऐसी कोई नियत तिथि नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो रिचर्ड प्रथम का प्रारंभ काल है उसमें तो 1189 ईस्वी के जो जितनी भी रूढ़ियाँ हैं वो उससे पूर्व होनी चाहिए, पर भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, निरंतरता मीन्स कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए और सर्टेनिटी भी होनी चाहिए रूढ़ी में। देखिए पहले प्राचीनता होनी चाहिए फिर निरंतरता होनी चाहिए, क्योंकि उसको लंबे समय से पालन होना चाहिए, बीच में उसका तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा ये समाप्त हो गई है तो ये अभी पालन नहीं की जा सकती। निश्चितता मीन्स स्पष्ट होनी चाहिए कि ये रूढ़ी है, ऐसे स्पष्ट नहीं होनी चाहिए कि हमें पता ही ना हो कि क्या रूढ़ी है और हम ना उसको फॉलो कर पा रहे हो ढंग से। मीन्स जो उसका अनुपालन भी होना चाहिए निरंतर समय से, ऐसा नहीं है कि बीच में उसको छोड़ दिया हमने तो वो रूढ़ी नहीं मानी जाएगी किसी भी तरीके से। ठीक है। तो कंटिन्यूटी और सर्टेनिटी दोनों ही जरूरी है। अब देखिए सुसंगतता, मतलब कोई भी रूढ़ी सुसंगत भी तो होनी चाहिए कि हाँ ये सुसंगत है। देखिए यदि दो रूढ़ियों के बीच सुसंगतता नहीं है तो न्यायालय उसे भी अमान्य कर सकता है। युक्तियुक्ता मतलब रीजनेबल भी होना चाहिए, रूढ़ी युक्तियुक्त होनी चाहिए। रूढ़ी जब तक अयुक्तियुक्त ना हो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। युक्ति के विरुद्ध रूढ़ी लागू नहीं हो सकती। शांतिपूर्ण उपभोग, पीसेबल एंजॉयमेंट। अब देखिए मतलब शांतिपूर्ण उसका अनुपालन होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि विरोध हो, व्यवधान उत्पत्ति हो। फिर देखिए बाध्यकारी बल, रूढ़ी में बाध्यकारी बल भी होना चाहिए। बस चोरी छिपे कोई रूढ़ी का पालन नहीं होना चाहिए, सबके सामने और सभी का साथ होना चाहिए। लोक नीति के अनुरूप होना चाहिए। और फिर है कि लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुत सारी ऐसी रूढ़ियाँ हैं जिनको अभी समाप्त कर दिया वो क्योंकि वो लोक नीति के विरुद्ध थी। सांविधिक विधि की अनुरूपता, सांविधिक विधि के अनुरूप भी होनी चाहिए। अधिकांश विधि प्रणाली से मान्यता प्रदान किए हुए हैं। संविधि रूढ़ी को मान्यता प्रदान करती है, उसे निराकृत भी करती है। ठीक है।